हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। मैं प्रियंका द्विवेदी एलएन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग बीए होम साइंस के 4th सेमेस्टर के अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि अभी तक हम लोगों ने आंतरिक सज्जा का चैप्टर पढ़ा और देखा कि इंटीरियर डिजाइनिंग क्या होती है। ये आपका चैप्टर डिज़ाइन के बारे में है कि डिज़ाइन क्या होती है। आजकल हम लोग जहाँ भी जाते हैं, कोई भी खरीदारी करनी हो या कोई भी अगर हम वस्तु को देखते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान उसकी खूबसूरती, उसकी सौंदर्य और उसकी डिज़ाइन पर जाता है। चाहे हम कपड़े खरीदने जाएं या हम फूलदान खरीदने जाएं या फिर हम फर्नीचर खरीदने जाएं, कोई भी शॉपिंग अगर हम करते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले उसकी संरचनात्मकता, उसकी डिज़ाइन पर होता है। डिज़ाइन को परिभाषित करने के लिए अगर हम देखेंगे तो ये एक सीधा साधा सा कॉन्सेप्ट है कि रेखाओं, आकार, रंग तथा बनावट को व्यवस्थित रूप में जब प्रकट किया जाता है तो उसे ही हम डिज़ाइन कहते हैं। और डिज़ाइन हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हम हर कदम पर डिज़ाइन के साथ अपने कार्यों को पूरा करते हैं। हम कभी भी एक तरफ अगर सादे कपड़े रख दिए जाएं जिन पर कोई भी डिज़ाइन नहीं है, जिनका जो बिल्कुल सादे से हैं, ना उनमें रंग है, ना उनमें कोई डिज़ाइन है, ना आकार प्रकार कुछ भी नहीं है, और दूसरी तरफ डिज़ाइन से भरपूर, रंगों से भरपूर, सौंदर्य खूबसूरती से बना हुआ अगर कोई कपड़ा रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि हमारा अट्रैक्शन हमेशा उस डिज़ाइन वाले कपड़े की तरफ ही जाएगा और हम हमेशा डिज़ाइन को ही प्रेफरेंस देते भी हैं। लेकिन डिज़ाइन को प्रेफरेंस देने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर डिज़ाइन कितने प्रकार की हो सकती है। डिज़ाइन को अगर उपयोगिता के आधार पर बांटा जाए तो इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा संरचनात्मक डिज़ाइन और दूसरा है हमारा सजावटी डिज़ाइन। जैसे किसी भी वस्तु को जब हम निर्मित करते हैं या किसी भी कपड़े को, किसी फूलदान को या अपनी सुविधा के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण जब हम करते हैं या बनवाते हैं तो हम 2 चीज़ों का ध्यान देते हैं। एक तो वो खूबसूरत दिखना चाहिए, हम जहाँ पर भी उसको रखें, उसको पहने, हमारा जो लुक है, हमारा जो स्थान का जो सज्जा है उसमें वो 4 चांद लगाने वाला होना चाहिए। उसका रंग, उसकी अभिव्यक्ति, ये सब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि हम अपनी पसंद के हिसाब से ही चीज़ों का चयन करते हैं। ऐसा करने के बाद हम लोग देखते हैं कि जब हम डिज़ाइन का सिलेक्शन करते हैं तो 2 बातें ध्यान में आती हैं। पहली बात तो मैंने बता दी आपको। दूसरी बात यह है कि हमें उस वस्तु की उपयोगिता और कंफर्ट का ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी वस्तु अगर खूबसूरत है लेकिन अगर वो हमारे उपयोग में बिल्कुल कह सकते हैं कि आरामदायक नहीं है या हमारे कंफर्ट के हिसाब से, हमारी उपयोगिता के हिसाब से अगर नहीं है तो उसकी खूबसूरती बेकार हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे आप एक खूबसूरत से सैंडल खरीद करके ले आए और अगर वो आपके पैर को काट रही है तो निश्चित रूप से आपका जो भी पैसा उसमें लगा है वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। अगर आप कोई कपड़ा खरीद करके लाते हैं और लेकिन वो आपकी फिटिंग से बहुत भिन्न है, आपकी फिटिंग से बिल्कुल अलग है, तो फिर आपका पैसा बेकार हो जाता है। तो कोई चीज़ जितनी खूबसूरत होनी चाहिए उतनी ही वह हमारे लिए उपयोगी और हमारे कंफर्ट के हिसाब से भी होनी चाहिए। तो डिज़ाइन में 2 ही चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो आपका उसका सौंदर्य, उसकी सुंदरता, और दूसरी चीज़ होती है उसकी उपयोगिता। इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो संरचनात्मकता को तो मैंने अभी आपको बता दिया। एक और उदाहरण ले लीजिए कि जैसे अगर हम किसी फर्नीचर का निर्माण कर रहे हैं, कोई कुर्सी है, कुर्सी देखने में बहुत सुंदर है लेकिन बैठने पर वह चुभ रही है, वो कंफर्ट फील नहीं हो रही है, तो वो क्या है, उसका बनना बेकार है। इसलिए जो उस कुर्सी की संरचनात्मकता है वो यह कहती है कि कुर्सी बैठने पर आरामदायक होनी चाहिए। ये उसकी संरचनात्मकता हो गई। दूसरी बात, दूसरे प्रकार का जो नमूना
डिजाइन क्या होता है? नमूना। जो दूसरा प्रकार है वह है सजावटी। एक तो उपयोगिता हो गया, दूसरा सौंदर्य। अब किसी भी वस्तु को जब हम सजावट करने के उद्देश्य से अपने संकलन में उसको सम्मिलित करते हैं या खरीदते हैं तो हम इन 4 बातों को ध्यान में रखते हैं, या हमारा सजावटी नमूना 4 प्रकार से निर्मित होता है। हम इसे 4 भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। पहला होता है, जो सजावटी डिजाइन्स होती हैं उसमें एक पैटर्न यूज किया जाता है प्राकृतिक, जो नेचुरल पैटर्न्स होता है। जैसे आप देखिए बेडशीट्स पर, पर्दों पर, साड़ियों पर, कपड़ों पर जब पहाड़, नदियाँ, झीलें, पेड़ पौधे, पक्षी, इन सब प्राकृतिक चीज़ों को उकेरा जाता है, उनमें रंग भरा जाता है, उनको खूब सुंदर तरीके से उसमें उभारा जाता है, प्रिंट किया जाए या फिर उसमें उसकी छपाई अलग से की जाए, तो वो क्या हो गया? वो प्राकृतिक नमूने की श्रेणी में आता है। दूसरा है ज्यामितीय नमूना। हम सभी जानते हैं ज्यामितीय आलेखन, जब रेखाओं के द्वारा हम एक डिजाइन बनाते हैं जिसमें रेखाएं आनुपातिक रूप से मिल करके एक ऐसी संरचना को उभारें जिससे वो एक अलग ही सौंदर्य उभर के आता है। उदाहरण के रूप में जब हम रंगोली बनाते हैं तो हम उसमें ज्यामितीय आलेखन बनाते हैं। ज्यामितीय शब्द से हम सभी परिचित हैं, जब रेखाओं के मेल से कोई सुंदर सी ऐसी संरचना उभरती है जिसमें प्रकृति से लिया गया कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप में सुंदरता को भर के आकर्षित कर रही है, वह क्या हो गया? हमारा ज्यामितीय आलेखन हो गया, ज्यामितीय सजावटी नमूना हो गया। रूढ़िवादी जो सजावटी नमूने होते हैं उसकी विशेषता ये होती है कि उसमें जो फूल, पत्ती, स्त्री, पुरुष, पक्षी, इन सभी को निखारा जाता है, उनको प्रतिबिंबित किया जाता है, उनको सुंदरता से प्रकट किया जाता है। पुरानी चीज़ों को, जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि बेडशीट्स पर वो दुल्हन और डोली, फिर केले के पत्ते, इस तरीके की संरचना दिखाई देती है। फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से है पक्षियों को मोर की संरचना बनाई गई है। तो ये सभी क्या है? ये सभी रूढ़िवादी डिजाइन के अंतर्गत आ जाते हैं। एक है अमूर्त संरचना। अमूर्त संरचना का आशय यह होता है कि इसमें कई बार कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो अपने आप में बहुत सारे भावों को प्रकट करने वाला होता है। आधुनिक समय में आप जितने भी पेंटिंग्स को देखेंगे, अगर आप किसी म्यूजियम में जाते हैं जहाँ पर पेंटिंग्स को रखा गया है, तो अच्छे अच्छे जो पेंटर्स हैं वो आज के समय में इसी प्रकार की अमूर्त पेंटिंग्स को ही बना रहे हैं, इसी को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। इसको बनाने का तरीका आप लोगों ने कई बार एड्स में भी देखा होगा कि ऐसे ही बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के सारे कलर्स को एक साथ मिलाया जा रहा है और फिर उनको बिल्कुल ऐसे एक में मिक्स करके ऐसे पूरा का पूरा सारा कलर एक साथ मिला करके और फिर उसमें कुछ रेखाओं को उकेर दिया जाता है जो अपने आप में, और फिर कहा जाता है कि हमें इनमें से कुछ ऐसा मैसेज ढूंढ के निकालना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो उससे एक साथ बहुत सारे मैसेज निकल के आ सकते हैं अगर हम उन पर ध्यान दे करके उसमें एनालिसिस करें तो इस प्रकार की डिजाइन्स को हम क्या कहेंगे? अमूर्त डिजाइन कहेंगे। अभी तक मैंने आपको बताया कि डिजाइन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और इस प्रकार में भी जो सजावटी नमूना है ये कितने प्रकार का होता है। तो ये तो था डिजाइन। अब जब भी हम डिजाइन करते हैं, कहीं पर भी डिजाइन कर रहे हैं, चाहे हम पेंटिंग कर रहे हैं, हम कढ़ाई कर रहे हैं, हम बेडशीट बना रहे हैं, हम साड़ियाँ बना रहे हैं, या हम किसी भी कपड़े पर, किसी वस्तु पर, या हाथों की मेहंदी है वो भी एक संरचनात्मकता है, तो उसमें भी जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे अब देखिए, पहली बात तो ये होती है कि सीमाबद्धता, यानी कि डिजाइन करने की भी अपनी एक लिमिट होती है। अब आप अपने हाथ में डिजाइन, मान लीजिए एक मेहंदी की डिजाइन है, आप हाथ में डिजाइन कर रही हैं, मेहंदी लगा रहे हो, और आपने क्या कर दिया कि डिजाइन को इतनी अधिकता के साथ भर दिया कि एक भी डिजाइन या एक भी बूटी, एक भी जो कह सकते हैं कि
जो भी आपने नमूना बनाया है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो आपका मेहनत करना बिल्कुल भी बेकार हो जाता है। और वहीं पर अगर आपने खूबसूरती से केवल एक लाइन में ऐसे ही छोटे छोटे नमूनों को दिखा दिया, बाकी पूरा हाथ खाली भी है, फिर भी वो आपका मेहंदी की डिज़ाइन अट्रैक्टिव बन जाती है, खूबसूरत बन जाती है। तो सीमाबद्धता होनी चाहिए किसी भी चीज़ को सजाने के लिए, उसमें एक सीमाबद्धता का होना ज़रूरी है। जैसे मैंने मेहंदी के बारे में बताया, वैसे ही रूम के अगर 4 दीवारों को 4 कलर का आपने पेंट कर दिया और फिर आपने छत को, सीलिंग को अलग कलर से पेंट कर दिया, फर्श के का जो टाइल्स का कलर है वो आपका कुछ और ही है, छठे कलर का हो गया, तो आपका रूम जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें जो रंगों का समायोजन है और जो उस रूम को पेंट करके उसका जो लुक आना चाहिए वो पूरी तरीके से अच्छा नहीं माना जा सकता है। हाँ, दोनों में अनुपात हो, एक संतुलन हो, एक बल हो, तब जा करके हम देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कमरे की पेंटिंग का, आजकल तो खैर पेंटिंग के लिए सारे कार्ड्स का मैच बन करके आ रहा है, आपको जो पसंद है आप करवाइए, लेकिन फिर भी हमें इतना ध्यान देना होता है कि डार्क कलर के साथ हमें लाइट कलर का समायोजन करना है। और अगर हम सिर्फ डार्क कर रहे हैं तो कम से कम उसके अंदर जो सजावटी पर्दे हैं, जो बेडशीट का कलर है या जो टाइल्स का कलर है, ये लाइट होना चाहिए। तो एक आनुपातिक जो बैलेंस है वो उनके अंदर होना जरूरी है। ढांचे के अनुसार बनावट, कभी भी जब भी सजावट की जाती है, जब भी नमूनों को सेलेक्ट किया जाता है, तो हमेशा जो भी चीज़ हम बना रहे हैं, जिसमें भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके ढांचे के अनुरूप ही हमें डिज़ाइन करनी चाहिए। अब उदाहरण के लिए, जैसे कि अगर एक साड़ी पर कसीदेकारी की जा रही है, उस पर कढ़ाई की जा रही है, और अगर हम क्या करें कि उसके पूरे नीचे गोटे पे डिज़ाइन ना करके वही लंबी लंबी डिज़ाइन अस्त व्यस्त तरीके से पूरा हम कर देते हैं, तो वो क्या कही जाएगी? वो अच्छी डिज़ाइन नहीं की जाएगी। एक पैटर्न होता है कि साड़ी की डिज़ाइन का पैटर्न अलग है, सूट की डिज़ाइन का पैटर्न अलग है, शर्ट की डिज़ाइन का पैटर्न अलग है। तो इस तरीके से सारे कपड़ों का जो उसका ढांचा है, जो उसकी बनावट है, उसी के अनुसार उस पर डिज़ाइन की जाती है। क्योंकि अगर हम ढांचे के अनुसार डिज़ाइन नहीं करेंगे तो हम पाएंगे कि कपड़ा कुछ और कह रहा है, कपड़े का बनावट कुछ और है, और उस पर जो डिज़ाइन की जा रही है वो आगे जा करके उस कपड़े की बनावट तो ऐसी ही रहेगी। अब 5 मीटर में साड़ी खत्म हो गई, लेकिन डिज़ाइन हमने कुछ इस तरीके की सेलेक्ट कर ली है कि जो 10 मीटर में खत्म हो रही है, तो वहाँ पर वो चीज़ इनकम्प्लीट हो गई और भद्दी भी लगेगी, वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। अब जैसे बेडशीट ही है, बेडशीट पे अगर डिजाइनिंग की जा रही है तो कई बार एक बराबर का पेंटिंग अगर हो रहा है तब तो ठीक है, एक बराबर के प्रिंट्स हैं तो ठीक है, लेकिन कहीं पर बड़ा है, कहीं पर छोटा है, और हमने ये ध्यान ही नहीं दिया कि ये तो दो पूरे 4 मीटर का जो पूरा आता है थान, उसमें जाकर के ये डिज़ाइन कंप्लीट हो रही है। मतलब ये किसी और फैब्रिक में यूज की जा सकती है, लेकिन वहाँ को हमने गलत फैब्रिक यूज कर लिया तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। पृष्ठभूमि के अनुसार सजावट, मैंने अभी आपको इस संदर्भ में एक छोटा सा उदाहरण दिया भी था कि अगर पीछे दीवार का कलर डार्क है तो उस पर पेंटिंग और पर्दे हल्के रंग के होने चाहिए। अगर घर में टाइल्स का कलर डार्क लग गया है तो सोफे का कलर, पर्दों का कलर, बेडशीट का कलर लाइट होना चाहिए। मतलब जो एक पैटर्न है पीछे का वो कॉन्ट्रास्ट में होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डार्क बैकग्राउंड भी है और हमने उस पर डार्क कलर की सजावट भी कर दी जिसकी वजह से वो पूरा खराब हो गया। पुनरावृत्ति अनुचित, कई बार हम क्या करते हैं कि एक ही प्रकार की डिजाइनिंग हर स्थान पर, हर कोने पर करने का प्रयास कर लेते हैं, जो उचित नहीं माना जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आप एक ही प्रकार के फूलदान में एक ही प्रकार के फूल से सेम पैटर्न पे सजावट करते हुए और सारे फ्लावर पार्ट्स को पूरे घर में रखते हैं तो फिर उनमें का जो अट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा और वो फ्लावर पार्ट अट्रैक्टिव नहीं रह जाएगा। लेकिन जब उसी फूल को हम, उसी फूलदान को अलग अलग पैटर्न पर अलग अलग लय, बल और संतुलन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर उसका जो आकर्षण है वो
पहले की अपेक्षा काफ़ी अधिक होगा। फिर आप देखिए अनुपात एवं संतुलन, मैंने अभी इसके बारे में आपको बताया कि जब भी हम कोई डिज़ाइन करते हैं तो हमें उसमें अनुपात और संतुलन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये था आपका डिज़ाइन का चैप्टर, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल यही बातें ध्यान रखने योग्य हैं और इन दोनों में अंतर ये आपको समझ लेना चाहिए कि संरचनात्मक एवं सजावटी नमूनों में अंतर क्या है। तो एक सीधा साधा बिल्कुल स्पष्ट सा अंतर है कि जो संरचनात्मक नमूने होते हैं उनको यह ध्यान में रखकर बनाया जाता है कि जो प्रदर्शन से कहीं अधिक हमारी उपयोगिता उसमें महत्वपूर्ण होती है, उसकी जो मौलिकता है हम उस पर पहले ध्यान देते हैं, कंफर्ट पर पहले ध्यान देते हैं। उदाहरण के लिए हम पहले सोफे की बनावट से अधिक सोफे की जो उसका कंफर्ट है, जो उसकी उपयोगिता है, उस पर हम अधिक ध्यान देंगे। वहीं सजावटी नमूने केवल सजावट के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, इसलिए इसमें इस प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं पाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोग क्लास देख रहे हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं? आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।